हेलो एवरीवन। आज हम जूलॉजी का एक आसान सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये एक इजी चैप्टर है और इससे बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आज हम ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक मल्टी सेलुलर और एक यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं उनके पास। वो अपने सारे काम से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से परफॉर्म करते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने सारे काम जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए। और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो आज हम इन्हीं टिश्यूज़ को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एक टॉपिक है एनसीईआरटी का जो इतना इतना ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें चारों तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो कि है हार्ट। हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, चारों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही, इन चारों टिश्यू के बारे में, लेकिन हम इनको पूरे डिटेल में हमारे इस लेक्चर में और उनके आने वाले अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ठीक है। अभी इसमें एक और टर्म है मॉर्फोलॉजी, मैं इधर लिख देता हूँ, मॉर्फोलॉजी। ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बता रहे हैं हमको कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स या फिर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मतलब हमारे बॉडी, मतलब हम मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे बॉडी का सब एक्सटर्नल पार्ट, मतलब मेरा स्किन, हैंड, मतलब सब एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं और बॉडी फीचर्स हैं, उनकी स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक तो इतना था, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है सम गोल्डन की पॉइंट्स। ये एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर है, पर हमें थोड़ा याद करना चाहिए ताकि नीट में काम आ जाए। ये पिछले साल में आया भी था, मैंने देखा था। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बताया गया कि एक टिश्यू में या फिर एक टिश्यू सेल में, मतलब एक टिश्यू सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिसिमिलर हो सकता है। वो स्ट्रक्चर फंक्शन में सेम हो, ये ऐसा कोई ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ओरिजिन में सेम होगा ही। वो सेल से ही बना होगा, दूसरे किसी चीज़ से नहीं बना होगा। तो ये लाइन में यही लिखा है, ये हम अच्छे समझ चुके हैं। अभी कुछ ऐसे की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। अभी हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। तो ये देखिए, एनिमल टिश्यू जो वर्ड है वो पहली बार बाइचेट ने दिया था, और प्लांट टिश्यू जो वर्ड है वो एन ग्रीव, यहाँ पे एन नहीं लिखा गया है, मैं लिख दे रहा हूँ, वो एन ग्रीव ने दिया था। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि जो स्टडी ऑफ टिश्यू होता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, और हिस्टोलॉजी के जो फादर हैं वो है बाइचैट। बाइचैट ने एनिमल टिश्यू का नाम भी दिया था, और बाइचैट ही हिस्टोलॉजी के फादर हैं। एक और वर्ड फिर टर्म आया है माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी वो होता है मतलब डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं और डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी कहते हैं। ये टर्म के फाउंडर हैं मार्सेलो मालपीजी। हाँ, मानता हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है, पर थोड़ा याद कर लेंगे, इतना कोई हार्ड है नहीं। तो ठीक है, इसमें तो सिर्फ इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि टिश्यूज़ किस तरह के होते हैं, जो मैंने आपको वो पहले बताया था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो जो टिश्यूज़ वर्ड है, टिश्यू, वो 4 तरीके का होता है। मैंने यहाँ पे पहले से नोट डाउन करके रखा ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, ये है कनेक्टिव, ये है मस्कुलर, और ये है न्यूरल। ठीक है, हमने ये समझ लिया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये 4 तरह के टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके 3 फंक्शन है, जो कि ये स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये बॉडी के अंदर ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। जो मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके हमारे बॉडी को मूवमेंट और लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है। और जो न्यूरल टिश्यू है ये हमारे बॉडी में कंडक्ट कराता है और जनरेट भी कराता है इम्पल्सेस। क्या है?
ये हम आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट है, उसमें पढ़ाएंगे। और ये जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसका पूरा डिटेल स्टडी हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, उधर पढ़ाएंगे। और ये चैप्टर में हम लोग एपिथेलियल और कनेक्टिव को पूरे डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद हम कनेक्टिव में जाएंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अभी हम लोग एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू दो वर्ड से बना है, एक एपी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक एपी और एक थीलिया। एपी का मतलब ओपन और थीलिया का मतलब ग्रोथ। ओपन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि एपिथेलियल टिश्यू एक और टिश्यू के ऊपर, उसके ओपन स्टे करता है, फिर लाई करता है, और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेके वो ग्रो करता है। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर लाई करता है, और उसी के ऊपर लाई करते हुए कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। क्यों? वो खुद क्या न्यूट्रिएंट्स बना नहीं सकता, या फिर खुद अपने आप से नहीं ले सकता? तो इसका एक अच्छा रीज़न है जो दिया गया है कि एपिथेलियल सेल्स में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, मतलब उसके अंदर का जो मैट्रिक्स का लिक्विड पार्ट जो होता है वो बहुत ही डेंस होता है, जिसके कारण उसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्ब वेसल्स, कैपिलरीज सब एंटर नहीं कर पाते। तो उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। और उसमें एपिथेलियल टिश्यू में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये हेल्प करेगा हमको जानने के लिए नई चीज़। हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहली बात, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब हम लोग एक छोटे बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं अपने मदर के वूम्ब में, तो सबसे पहला सेल जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू जनरेट करता है। मतलब फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एपिथेलियल टिश्यू जेनरेट फर्स्ट। ये सबसे पहला टिश्यू जो हमारे बॉडी में आता है वो एपिथेलियल टिश्यू आता है। और एपिथेलियल टिश्यू में हाई रीजेनरेटिंग पावर होता है, जेनरेटिंग पावर। ठीक है, इसमें हायर रीजेनरेटिंग पावर होता है। तो अभी हम एक और टर्म जो कि है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं लिख देता हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? मैंने आपको अभी बोला कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर लाई करता है, तो उसके बीच में, वो दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लाई करता है, जो कि नॉन सेलुलर होता है और हाई परमेबल होता है। मतलब इसके अंदर से कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने बात किया न्यूट्रिएंट्स, वो अच्छे से पास कर सकते हैं, कोई इसको रोक, मतलब इसके अंदर कुछ रोक नहीं सकता न्यूट्रिएंट्स को, हाई परमेबल होता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये दोनों मतलब एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से सीक्रेट होते हैं, मतलब दोनों इसे बनाते हैं। और इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं लिख देता हूँ, ये कुछ फीचर्स मैं लिख देता हूँ। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये तीन सब्सटेंस या फिर तीन चीज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम चलते हैं मतलब एक और नए टॉपिक में तो नहीं, एक सेंटेंस दिया है हमारे एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी एग्जाम में, कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक फ्री सरफेस में होता है। मतलब हमारा जो अभी स्किन है वो, इसके आसपास एपिथेलियल टिश्यू होगा, तो जो फ्री सरफेस में होता है, और उसका एक पार्ट बॉडी फ्लूइड को टच करता है और एक पार्ट आउटसाइड एनवायरनमेंट को। मतलब ये जो स्किन है हमारा, एक पार्ट तो बॉडी मतलब एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, इसका जो अंदर वाला पार्ट होगा वो बॉडी सरफेस को टच कर रहा है, और तो ये हमारा हुआ एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे स्किन में एपिथेलियल टिश्यू होता है, एक पार्ट आउटर एनवायरनमेंट, एक पार्ट बॉडी सरफेस। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अभी हम सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सेल जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन तीन तरह के होते हैं हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, पर हम एक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो पहला वाला होता है टाइट, मैं जंक्शन को ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर सेकंड वाला होता है गैप जंक्शन, ठीक है। और जो थर्ड वाला होता है वो होता है एडहरिंग जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन। चौथा वाला ये तीनों के बाद मैं पढ़ा दूंगा। तो टाइट जंक्शन जो होता है वो हेल्प करता है कि कोई भी चीज़ लीक ना हो, प्रिवेंट लीकिंग
सब्सटेंसेस, ये जो लीकिंग प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और सब्सटेंसेस के एक्रॉस से टिश्यू के बाहर जाने में ये रोकता है, टिश्यू मतलब टिश्यू के बाहर कोई भी चीज़ लीक ना हो, ये उसमें हेल्प करता है फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, ये हमने समझ लिया। गैप जंक्शन जो है वो हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को ये जोड़ देता है, ताकि मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे से आर पार जा सके, कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, जो एडरिंग जंक्शन होता है वो सीमेंटिंग करता है, ये सीमेंटिंग करता है दो सेल्स के बीच में, ताकि दो सेल्स जुड़ पाए और उनको एक साथ लाने में ये हेल्प करता है, ये सीमेंटिंग में हेल्प करता है। और ये जो गैप जंक्शन है ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट। ठीक है, ये हमने जान लिया। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक और सेल जंक्शन है जो कि है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन ये क्या करता है, ये इंटरडिजिटेशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फिंगर लाइक प्रोसेस होता है जिसको इंटरडिजिटेशन कहते हैं। ये दूसरे एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है ताकि हेल्प हो पाए। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स या फिर प्रोसेसेस जो साइटोप्लाज्म में दूसरे के जो कि एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। तो ये तीनों एनसीईआरटी का है, मतलब ये तीनों एनसीईआरटी का है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये हमने जान लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुझे थोड़ा बुक देखना पड़ता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वही पढ़ा सकूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कोर्स से बाहर चला गया तो फ़ायदा नहीं होगा, आपके मतलब मार्क्स तो आ जाएंगे, नॉलेज के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपको तो जितना हो सके उतना मतलब डीप पढ़ना है ना, मतलब ज़्यादा अंदर पढ़ के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं थोड़ा बुक देखता हूँ ताकि कोर्स से बाहर ना जाऊँ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब हम साइटोप्लाज्म के कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन इन साइटोप्लाज्म, माय बैड मॉडिफिकेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये टॉपिक में ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है माइक्रोविलाई, फिर है सीलिया और फिर है स्टीरियोसीलिया। तो देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। मतलब हम एपिथेलियल टिश्यू के जो मतलब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये होते क्या हैं, जो आपको समझ आ जाए कि उस समय जब हम पढ़ेंगे तो आपको डाउट ना रहे कि ये सब होते क्या हैं। तो जो माइक्रोविलाई है ये एक माइन्यूट पोर्स हैं, ये माइन्यूट पोर्स हैं। और जो सीलिया होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस। जो स्टीरियोसीलिया होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, कॉनिकल शेप। ये उनको मैं शेप और उनका कुछ कुछ कैरेक्टर्स बताया। ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और ये कॉनिकल शेप के होते हैं। तो अभी मैं इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रहा हूँ। सॉरी, जो माइक्रोविलाई होते हैं ये ना तो अपनी जगह से मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होकर अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। मतलब ये पूरे फिक्स होते हैं एक जगह पे। लेकिन ये माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया दोनों फिक्स होते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सीलिया अपने मर्जी से मूव कर सकते हैं, वो मोटाइल होते हैं। ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब जो खुद के मर्जी से मूव ना कर पाए। तो ये मोटाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी होता है, मतलब ये अपने बॉडी के शेप को चेंज भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ लिए। इनके फंक्शंस देख लेते हैं। इनका जो फंक्शंस है वो हम देख लेते हैं। फंक्शन
इसका जो फंक्शंस है वो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इसके जो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इनके फंक्शंस के तरफ, मतलब ये सीलिया के फंक्शंस में आते हैं। ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये मूवमेंट कराने में और लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से सुनिएगा। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पे। ये मैंने आपके लिए पहले से रखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, लेकिन ये 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। ये इसका जो फंक्शन है वो बॉडी कैविटीज़ को लाइनिंग करने में और डक्ट्स और ट्यूब्स को लाइनिंग करने में देता है। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो हमारे बॉडी के आउटर सर्फेस में रहता है ताकि प्रोटेक्टिव फंक्शन कर सके हमारे बॉडी के लिए। तो इट इज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डज इट ऑन आवर स्किन। तो ये हमारे स्किन में होता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो इनके शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका फिर से 4 मॉडिफिकेशन है, मतलब एनसीईआरटी में तो 3 है, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा है ये मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये इसके 3 होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। और इस जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं उसके 2 तरीके होते हैं, एक स्ट्रेचेबल और एक नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल को हम लोग स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो एक स्ट्रेचेबल जिसको हम लोग ट्रांजिशनल बोलते हैं, और एक नॉन स्ट्रेचेबल जिसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, एक 3 पार्ट हैं सॉरी, एक है स्क्वैमस, एक है कॉलमनर और एक है क्यूबॉइडल, ठीक है। हमने ये जान लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम से, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं, सिंपल एपिथेलियम। तो जो सिंपल एपिथेलियम है उसका पहला पार्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में ये है कि ये सिंगल लेयर का होता है। तो सिंपल में तो सब सिंगल लेयर के होते हैं, लेकिन ये थीन होता है और फ्लैटेंड होता है। तो ये थीन एंड फ्लैटेंड होता है और इसके बाउंड्रीज जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है एनसीईआरटी का, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं सिंगल लेयर के हैं, सब एक ही लेयर में है। ये देखिए एक ही लेयर में सब है। और ये एक थीन है, मैंने बताया ये थीन है, बहुत पतले पतले हैं और फ्लैटेंड है, मतलब सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं है, ये फ्लैटेंड है, सीधे हैं सब। और उनके बाउंड्रीज देखिए कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब सब इरेगुलर है। तो इसीलिए इसको थीन एंड फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्रीज कहा गया। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है डिफ्यूज़न। इसका जो मेन फंक्शन है ये देखिए, इसका जो मेन फंक्शन है वो डिफ्यूज़न है और एक फिल्ट्रेशन है। ये दोनों इसके मेन फंक्शन है, लेकिन सबसे मेन फंक्शन आप डिफ्यूज़न को याद करिएगा, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया। तो इसका मेन फंक्शन जो है डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं इसके कुछ टाइप्स बता देता हूँ। इसको 2 नाम से जाना जाता है, एक पेवमेंट एपिथेलियम और एक टेसेलेटेड एपिथेलियम। पेवमेंट मैं लिख देता हूँ, एक पेवमेंट और एक टेसेलेटेड। पेवमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक टाइल लाइक अपीयरेंस है, टाइल लाइक अपीयरेंस। और फ्लैटेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास वेवी अपीयरेंस है, वेवी अपीयरेंस, ठीक है। ये हमने जान लिया। तो अभी इसको कहाँ कहाँ पाया जाता है ये टिश्यू वो जानते हैं। ये मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं, तो आप इन्हें थोड़ा देख लीजिएगा। अभी ये एनसीईआरटी में देखिए, ये वाला एनसीईआरटी का है, ये वाला एनसीईआरटी का है, ये वाला एनसीईआरटी का है, ये तीनों एनसीईआरटी के हैं। लेकिन कुछ नए नए मतलब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आते हैं कभी कभी नीट में, तो मैंने ये रख दिया, आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम में हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम।
इसमें जो सेल्स होते हैं, इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। तो आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं ये कैसे क्यूब लाइक सेल्स हैं, देख सकते हैं कैसे ऐसे स्क्वायर और क्यूब टाइप के सेल्स हैं। तो इस टिश्यू में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन जो है इसका जो मेन फंक्शन है। तो इतना ही है इसके बारे में, इसमें और कुछ खास तो है नहीं। और ये कहाँ कहाँ मिलता है ये हम देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो एनसीईआरटी का लाइन है उसमें दिया गया है कि ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। तो ये तो आपको पूरा ज़रूरी है, आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये मैंने जो टिक करके रखा है ये चारों भी आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, नीट के सिलेबस के लिए। तो आप ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये मैंने दे दिया आपको। तो ठीक है, अभी हम इसके और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे बॉडी पार्ट्स में जो गोनाड्स होता है, गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस जो मेल में होता है, ओवरी जो फीमेल में होता है, उसके अंदर ये जो क्यूबिटल सेल्स हैं, क्यूबिटल एपिथेलियम, ये सेल्स डिवाइड करते हैं और एग और स्पर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इनको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो अभी इनके कुछ मॉडिफिकेशन है, इनके 2 मॉडिफिकेशन है वो हम याद करते हैं। इनकी जो मॉडिफिकेशन है वो हम याद करते हैं। पहला है ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर वो है, मतलब मैंने आपको जो पढ़ाया था माइक्रोविलाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जो मैंने आपको माइक्रोविलाई पढ़ाया था, तो इसी के हिसाब से ये है। मतलब जब भी कोई कंपाउंड एपिथेलियम में, जब भी कोई क्यूबिटल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई आ जाए और उसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। तो when microvilli are present on free end of cubital cells then it is called as brush border cubital epithelium। इसका एक जो एग्जांपल है वो आप याद कर लीजिएगा, PCT ऑफ नेफ्रॉन। इस एग्जांपल है आप याद कर लीजिएगा, PCT ऑफ नेफ्रॉन। इसका एक और मॉडिफिकेशन है सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो मैंने आपको सीलिया भी पढ़ाया था। तो सीलिया में क्या होता है, मतलब सिलेटेड क्यूबिटल एपिथेलियम में क्या होता है कि जब भी फ्री एंड ऑफ क्यूबिटल सेल्स में अगर सीलिया लग जाए तो उसे सिलेटेड क्यूबिटल एपिथेलियम कहते हैं। वो अपने आप मूव कर सकते हैं, तो उनका मतलब अपने आप सेल्स मूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें सीलिया लग गया। मैंने आपको बताया था ये मोटाइल होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है मेरे बाकी के टॉपिक्स के लिए। तो ये तो हो गया, क्यूबिटल हो गया। अभी हम चलते हैं कलमनार में। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन हम ख़त्म कर देंगे। अभी चलते हैं कलमनार एपिथेलियम में। तो कलमनार एपिथेलियम देखते हैं। कलमनार एपिथेलियम, तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग और स्लेंडर होते हैं। लॉन्ग और मतलब बड़े होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी देख लीजिए कि कैसे बड़े बड़े सेल्स हैं इधर। और ये जो लॉन्ग और स्लेंडर तो होते हैं, लेकिन और एक और इनका कैरेक्टर्स है कि जो न्यूक्लियस होता है, हर सेल का ही न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा। इनके जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है, न्यूक्लियस एट बेस। ये आप याद करिए कि बाकी जो हमने पहले पढ़ा स्क्वैमस और क्यूबॉइडल, उसमें न्यूक्लियस मिडिल में था लेकिन इसका बेस में है, ठीक है। और ये क्या मतलब इसका जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, सेम एज क्यूबॉइडल, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। तो अभी हम इसके कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वो जानते हैं। एनसीईआरटी के अगर हम देखें तो ये मिलते हैं लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। मैं लिख देता हूँ, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ये दोनों जगह में कॉलमनार मिलते हैं, लेकिन हम थोड़े इनके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ हेल्प करता है हमको बहुत ही जानने के लिए। तो चलिए मॉडिफिकेशंस में पढ़ते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन ब्रश बॉर्डर। मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल में कि जिसमें हमारा ये होता है, मतलब ब्रश बॉर्डर होता है, वो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। जिसमें माइक्रोविलाई होता है उसको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, इसमें माइक्रोविलाई होता है,
ठीक है। वन माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ कोलमनार एपिथेलियम। और इसका जो एग्जांपल है गॉल ब्लैडर, हेल्प इन कंसंट्रेशन बाइल जूस। ये हम आपको पढ़ाएंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में अच्छे से गॉल ब्लैडर के बारे में। तो ये इतना ही है। फिर हम सेकंड और थर्ड की बात करें, जो बी एंड सी है, ये थोड़ा अलग है। हम लोग अभी ग्लैंडुलर पढ़े नहीं है, ये हम लोग तो अभी के लिए थोड़ा स्किप करते हैं। एक टॉपिक है ग्लैंड्स, वो पढ़ने के बाद हम इधर आएंगे, ठीक है। जो दूसरा जो अभी हम पढ़ेंगे वो है सिलिएटेड। मैंने आपको बताया था इसमें सीलिया होता है, जिस सेल्स में मतलब जिसके एंड में सीलिया लगा होता है उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड। तो व्हेन सीलिया प्रेजेंट इन द फ्री एंड ऑफ कोलमनार सेल्स। इसके जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोपियन ट्यूब, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एपेंडेमल एपिथेलियम, ब्रोंकाइल्स। ब्रोंक्यूल्स तो आपको पता है हमारे लंग्स के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब तो पता है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। और एक और चीज़ है एपेंडेमल एपिथेलियम, जो कि ब्रेन वेंट्रिकल के इनर लाइनिंग होता है, तो उसमें सीलिया होता है ताकि वो मूव कर पाए, ठीक है। अभी जो पांचवा है स्टीरियोसिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। मैंने आपको बताया था स्टीरियोसिलिया भी होता है जो कोनिकल शेप का होता है। मैं डायग्राम में भी देखिए ऐसे कोनिकल शेप का है सब स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ कोलमनार सेल्स। तो इसके 3 एग्जांपल हैं, याद कर लीजिएगा। एक एपिडिडाइमिस, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, एपिडिडाइमिस। ये है वास डिफरेंस, ये है मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर। तो इसके 3 एग्जांपल हैं, आप याद कर लीजिएगा। तो अभी हम एक और मैंने आपको बोला था सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होता क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। सीडो स्ट्रेटिफाइड, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हम लोग ये सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल में सब होते हैं, मतलब सिंगल सेल्स के होते हैं, डबल सेल्स मल्टी सेल्स नहीं होते। तो सीडो स्ट्रेटिफाइड में भी सब सिंगल होते हैं, लेकिन इसका जो डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक तो लंबा होता है, एक सेल लंबा, एक सेल छोटा, एक सेल लंबा, एक सेल छोटा, ऐसे लंबा छोटा होकर ये अरेंज होता है। लेकिन उनका बेस तो इधर ही लगा होगा ना, बेस तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में लगा होगा, मतलब ये सिंगल सेल है, मतलब एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हैं। लेकिन ये छोटे बड़े होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे दिखता है। तो इसीलिए अगर हम इसको दूर से देखें या फिर अच्छे से क्लोज एग्जामाइन ना करके देखें तो हमें ये ऐसे स्ट्रेटिफाइड जैसे दिखता है, मतलब मल्टी सेलुलर जैसे दिखता है। मैंने आपको बताया था मल्टी सेलुलर स्ट्रेटिफाइड को कहते हैं, तो इसीलिए हम सीडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, मतलब ऐसे फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नसल चेम्बर्स। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, शायद वहाँ पे कुछ पार्टी चल रहा होगा, तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नसल चेम्बर्स, एक है ट्रैकिया और एक है ब्रोंकाई, ठीक है। हो गया, ये तो इतना ख़त्म हो गया। अभी हम लोग सिंपल पूरा पढ़ चुके, अभी हम कंपाउंड में चलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये मल्टी लेयर होता है, सिंगल लेयर नहीं होता। और इसका जो फंक्शन होता है उसको लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ये प्रोटेक्शन का ज़्यादा काम करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस। तो इसका यही काम है। ये कहाँ कहाँ मिलता है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिशनल जो कि है मतलब नॉन स्ट्रेचेबल जो होता है उसे स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, स्ट्रेचेबल जो होता है उसको ट्रांजिशनल कहते हैं। तो एक ट्रांजिशनल और ये नॉन ट्रांजिशनल, जिसे मतलब नॉन स्ट्रेचेबल जिसे हम स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ये ट्रांजिशनल। तो कंपाउंड एपिथेलियम जैसे कि मैंने बोला था ये मल्टी लेयर होता है। तो आप देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में कैसे मल्टी लेयर है, ये 1 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंपाउंड एपिथेलियम। तो ठीक है, अभी हम ट्रांजिशनल को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशनल में हम देखते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांजिशनल मेम्ब्रेन को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। और जब इसे हम खींचते हैं, मतलब ये जब स्ट्रेच होता है तो इस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो सब इनविजिबल हो जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकम्स इनविजिबल व्हेन स्ट्रेच्ड। हम इसे जब खींचते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाता है इनविजिबल। और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम 4 to 6 लेयर्स में बना होता है।
ये 4 to 6 लेयर्स में बना होता है। इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट क्यूब लाइक, इनर मोस्ट क्यूब लाइक, ठीक है। मिडिल का 2-4 लेयर, 2 to 4 लेयर, मिडिल के 2 to 4 लेयर्स होते हैं पियर शेप्ड, फिर पॉलीहेड्रल शेप्ड, पियर शेप्ड या फिर पॉलीहेड्रल शेप्ड, ठीक है। और जो आउटर लेयर होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, आउटर जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वो जब हमने जंक्शंस पढ़े थे तो मैंने आपको एक इंटरडिजिटेशन पढ़ाया था, इंटरडिजिटेशन। तो यही सेल्स इंटरडिजिटेशन से, मतलब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स होते हैं वो इंटरडिजिटेशन से लगे होते हैं, तो कनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, उनसे वाटर पास नहीं कर सकता, वाटर प्रूफ होते हैं। और उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिया है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रेटिफाइड। अभी हम स्ट्रेटिफाइड पे चलते हैं, ठीक है। अभी हम स्ट्रेटिफाइड पे चलते हैं। स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बताया था 3 तरीके का है, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जो हम सिंपल में पढ़ेंगे वो भी हम स्ट्रेटिफाइड में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम स्क्वैमस में आते हैं, पहले स्क्वैमस में आता है। स्क्वैमस में कुछ नहीं है, ये सेम होता है इसका जो, हाँ ये भी मल्टी लेयर होता है। इसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है, यहाँ पे भी इधर जैसे हम लोग इनर मिडिल और आउटर कर रहे थे, इधर भी जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर वो क्यूबॉइडल होता है, इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल होता है। और मिडिल लेयर पॉलीगोनल होता है, मिडिल लेयर जो होता है पॉलीगोनल होता है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो स्केल लाइक फ्लैट होता है, आउटर जो होता है वो फ्लैट होता है जो कि स्केल लाइक, ठीक है। हमने इतना जान लिया। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इन सेल्स को जर्मीनेटिवम लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं एपिथेलियम के आउटर लेयर को बनाने में। तो इनको जर्मीनेटिवम कहा जाता है। ये डिवाइड करते हैं आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम बनाने के लिए, तो इसीलिए इनको जर्मीटेनिवम लेयर कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये भी इंटरडिजिटेशन से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इतना ही है। इनके फिर 2 पार्ट होते हैं, तो बता दूं कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं, एक केराटिनाइज्ड, एक नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब ऐसे पार्ट जब उनके सेल्स में केराटिन प्रेजेंट होते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो एक चीज़ को हार्ड बना देता है, या फिर उससे मतलब हमारे बॉडी के ऊपर भी ये सब केराटिन है। नहीं तो केराटिन में मैं अगर बता दूँ, हमारे आँखों में जैसे कुछ लिक्विडिटी होता है उसमें केराटिन नहीं है। जहाँ पे लिक्विड बिल्कुल बचा ही ना हो उसे केराटिन बोलते हैं, और जिसमें लिक्विड होता है उसे नॉन केराटिन बोलते हैं। मतलब हमारे जो आँख है उसमें कोई लिक्विड पार्ट होता है, इसलिए वो नॉन केराटिनाइज्ड पार्ट है, सॉरी। और ये केराटिनाइज्ड पार्ट है। तो एक है केराटिनाइज्ड, एक है नॉन केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड में जो सेल्स होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उधर न्यूक्लियस नहीं होता, और वो डेड भी होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा स्किन, हमारे हेयर, ठीक है, हूप्स, स्केल्स, फीदर्स, मतलब जो बर्ड्स के फीदर्स होते हैं उनके स्केल्स होते हैं, तो वो सब जो बाहर का एरिया जो को कवर करता है वो है केराटिनाइज्ड। और जो नॉन केराटिनाइज्ड होता है, जो ऐसे मतलब सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बुक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ओसोफागस हो गया, एनल कैनल, वेजाइना, कॉर्निया ऑफ आई का कॉर्निया, फिर आई के एक कंजक्टिवा होता है, एक पार्ट होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। और जो चीक्स होते हैं उसके इनर लेयर, लिप्स, हार्ड पैलेट भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल में चलते हैं, ठीक है। हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल में चलते हैं। इसके जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिविंग होते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। जब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार की बात करूँ तो इसके पिलर लाइक सेल्स होते हैं आउटर मोस्ट लेयर के, और इसके न्यूक्लिएटेड होते हैं, सेम इधर न्यूक्लिएटेड थे। और इनका सीलिया, मतलब इधर अगर सॉरी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार में अगर सीलिया हुआ तो उन्हें सिलेटेड कहते हैं, और अगर सीलिया नहीं हुआ तो नॉन सिलेटेड कहते हैं। तो इन दोनों के भी एग्जांपल्स नोट डाउन है, आप थोड़ा प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन एक और टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है जो कि है ग्लैंड्स, GLANDS। एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म है। एक है ग्लैंड्स। तो चलिए, तो जो ग्लैंड्स होता है वो होता है
a cell or a group of cells which secrete chemical substances. तो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो सेल और जो ग्रुप ऑफ सेल्स, उन्हें कहा जाता है ग्लैंड्स, आर कॉल्ड ग्लैंड्स. तो ये दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स और पिनिथ सेल्स, और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स एग्जांपल है ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट गॉबलेट सेल्स एंड पिनिथ सेल्स. मतलब सिर्फ गॉबलेट सेल्स और पिनिथ सेल्स ही यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, बाकी सब मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं. ठीक है. Some of the columnar or cubital cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. मैंने आपको बोला कि जो सेल्स सीक्रेट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं. दे आर मेनली टू टाइप्स, यूनिसेलुलर जो अभी हमने बात किया, और मल्टीसेलुलर जो अभी हमने बात कर लिया. तो इसका डायग्राम है जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप थोड़ा देख लीजिएगा. ये है यूनिसेलुलर, ये है मल्टीसेलुलर. तो अभी जो सीक्रेशन के हिसाब से इनको तीन भाग में बांटा गया है, जो कि है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन. एंडोक्राइन में होता है जिसमें सिक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होते हैं, और इनके कुछ एग्जांपल दिए गए, आप याद कर लीजिएगा. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो एक डक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. म्यूकस, एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूकस से सीक्रेट करते हैं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स, ईयर वैक्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स, ऑयल, सीबेसियस ग्लैंड्स, मिल्क, मामारी ग्लैंड्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स को. जो हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड होता है वो दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को मिला के बना होता है. सो एग्जांपल्स हैं पेनक्रियास, गोनड्स, लीवर जो कि लार्जेस्ट सेल होता है. गोनड्स मतलब मैंने लिख दिया है टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है. तो हमारा आज का टॉपिक इतना रखेंगे. तो जैसे कि मैंने पढ़ा दिया आपको ग्लैंड्स, तो मैंने आपको बोला था कि ग्लैंड्स पढ़ने के बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये ग्लैंडुलर कलमनर एपिथेलियम और ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम. तो ये थोड़ा बात कर लेते हैं. यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन कलमनर सेल्स. जो भी कलमनर सेल्स के अंदर गॉबलेट सेल्स होगा उनको ग्लैंडुलर कलमनर एपिथेलियम बोल देंगे. इससे एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि स्टोमक, सीकम, कॉलन, रेक्टम. ये सीकम, कॉलन और रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं. ठीक है. और एक और है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम. ये जो मॉडिफिकेशन है कॉलमनर एपिथेलियम का, जब मैक्रोविलाई फ्री एंड में होगा ऑफ कॉलमनर सेल्स एंड बिटवीन दिस सेल्स गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे. जब मैक्रोविलाई के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे, नॉट इन कॉलमनर सेल्स, गॉबलेट सेल्स की मैक्रोविलाई के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं. ब्रश बॉर्डर क्योंकि मैक्रोविलाई और ग्लैंडुलर क्योंकि गॉबलेट सेल्स. तो इसका एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम. तो ठीक है, आज हमने एपिथेलियल टिश्यू पूरा ख़त्म कर दिया. तो नेक्स्ट क्लास जो कि आज या फिर कल उसका वीडियो आ जाएगा, तो हम उसमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो शायद लिविंग वर्ल्ड का भी लेक्चर आ चुका होगा हमारे चैनल में, वो आप चेकआउट कीजिए. उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे देंगे. तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे आज या कल नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू, बाय बाय.